जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी से जल्दी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी परीक्षा 2019 का हल प्रश्न पत्र। परीक्षा तिथि थी ये 20/1/2019। प्यारे साथियों, किसी भी नौकरी के लिए जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में, और प्रैक्टिस सेट का बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से हमें यह हेल्प मिलती है कि जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो किस तरह का पूछा जाता है और किस एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस लेवल का पूछा जाता है। मान लो जैसे पहला क्वेश्चन गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो इसी से मिला जुला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पूछा जाएगा। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमें प्रीवियस ईयर के पेपर हमें हल करने चाहिए। यह कहलाता स्मार्ट वर्क। प्यारे साथियों, इस पेपर को हम सॉल्व भी करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। हर क्वेश्चन की थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो प्यारे साथियों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है जूट को जो है गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा और मेघालय में मुख्यतः उगाया जाता है। इसका उपयोग गनी बैग, मैट, रस्सी, कालीन एवं अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। यहां से आपको इतनी नॉलेज मिल जाती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काला पानी के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न संख्या 2 की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। यह अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करने के लिए बनाई गई थी, जो मुख्य भारत भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। वह सागर से भी हजारों किलोमीटर दुर्गम मार्ग से जाना पड़ता था। वह काला पानी के नाम से कुख्यात थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। आगे है, भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्यों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्षों के लिए। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा के 1/3 सदस्य, कितने 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। हिटलर किस देश का तानाशाह था। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। एडोल्फ हिटलर एक प्रसिद्ध जर्मनी के राजनेता एवं तानाशाह थे। वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। कौन सी के थे? ये थे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, पानीपत की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है पानीपत की लड़ाई, प्रथम जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 ईस्वी में। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध हैमू और अकबर के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ। किसके बीच में? हैमू और अकबर के बीच। और प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच। वो 126 को हुआ था और दूसरा हुआ था 1556 को लड़ा गया। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली, तृतीय युद्ध किसके साथ हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। यह हुआ था 1761 ईस्वी को। यहां से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। अतुल्य भारत किस संगठन की टैग लाइन है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है अतुल्य भारत जो है भारतीय पर्यटन की टैग लाइन है। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। अतुल्य भारत भारत पर्यटन की टैगलाइन है। यह सितंबर 2002 में अमिताभ कांत द्वारा वांटेड किया गया
इस अभियान का उद्देश्य भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच प्रदान करना है। भारत विश्व के 5 शीर्ष पर्यटक स्थलों वाले देशों में से एक है। यहां से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7। पारंपरिक रूप से किस राज्य में बिहू का उत्सव मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आसाम में, और यहां पर कुछ भी नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इनमें से कोई नहीं। अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक तरफ लोक नृत्य है और दूसरी तरफ राज्य है। बिहू असम में, बांग्ला गिद्दा पंजाब में, छऊ विदेशिया बिहार में, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल में। यहां से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8। बगदाद किस देश की राजधानी है? प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है बगदाद, जो इराक की राजधानी है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इराक की राजधानी बगदाद, थाईलैंड की बैंकॉक, मंगोलिया की उलान बटोर और सोमालिया की मोगादिशु। यहां से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। प्रश्न संख्या 9 है, पंचतंत्र किसने लिखा? प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा ने। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। विष्णु शर्मा प्रसिद्ध संस्कृत नीति तथा पुस्तक पंचतंत्र के रचयिता थे। शूद्रक द्वारा लिखी पुस्तक मृच्छकटिकम है एवं भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। यहां से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है प्लेइंग इट माई वे। ये किसकी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की है। इसके लेखक बोरिया मजमुदार और सचिन तेंदुलकर हैं। विंग्स ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ ये लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। माई कंट्री माई लाइफ। और विंग्स ऑफ द फायर ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति किसके? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। यहां से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। महान अकबर के राज दरबार के सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही आसान सा सरल सा जवाब है महेश दास था। इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या देख लेते हैं। अकबर महान के राज दरबार के 9 रत्नों में से एक बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास या महेश दास भट्टा था। यहां से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है यह मनाया जाता 8 मार्च को। आगे देख लेते हैं थोड़ी सी व्याख्या। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनकी क्षमता, सामाजिक, राजनीति और आर्थिक तरक्की दिलाने तथा उन महिलाओं को याद करने का दिन है जिन्होंने महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने में अथक प्रयास किया। आगे भी देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। जिम्नास्टिक्स विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दीपा कर्माकर। आगे इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस तरह है। दीपा कर्माकर विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है। मेरी कॉम मुक्केबाजी संबंधित है और विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14। कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है? प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है जहांगीर। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। मुगल शासक जहांगीर ने अपनी प्रजा द्वारा दी गई न्याय की पुकार को सुने जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा जो आगरे के किले के शाहबुर्ज और जमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। यहां से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। शाहबुर्ज किला कौन सा? शाहबुर्ज और यमुना के तट के पास। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15। बिट्स 1 बाइट के बराबर होते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होते हैं। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। 1 बाइट के बराबर 8 बिट्स होते हैं। बाइट संगणन वे दूरसंचार में सूचना की इकाई होती है। बाइट कंप्यूटर की स्मृति में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को कहते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट और 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगा और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। यहां से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। टैगोर जी को यह पुरस्कार वर्ष 1913 में उनकी कीर्ति गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया था। अब तक 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित
किया गया है। यहां से इतने क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है पैरों में दाद। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। विषाणु वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने सन 1892 में की थी। जब तक वह तंबाकू मोजेक की खोज कर रहे थे। विषाणु की प्रकृति सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग है, अतः पैरों में दाद खाज एवं एथलीट फुट कवक जनित रोग है। यहां से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18। कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 4 3 2 1। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इस तरह है, मुस्लिम लीग का गठन 1906 ढाका में, और बांग्लादेश जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में, चोरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर 1928 लाहौर पाकिस्तान में। तो यहां से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। आगे आ जाता है प्रश्न संख्या 19। खिलाड़ी खेल को जोड़ी में से कौन से का गलत मिलान किया गया है? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी साक्षी मलिक। यह मिलान गलत है। आगे देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या। एक तरफ खिलाड़ी है और एक तरफ खेल है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से और साक्षी मलिक ये कुश्ती से हैं। मिताली राज क्रिकेट से और दीपिका कुमारी तीरंदाजी से। यहां से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। किसके शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है शाहजहां के काल को। शाहजहां के शासनकाल में मुगल स्थापत्य और वास्तुकला और अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसके काल को मुगल स्थापत्य और वास्तुकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। यहां से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएएस? आईएएस का पूरा नाम क्या है? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। आईएएस के पूर्ण स्वरूप को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। यहां से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 22। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब देख लेते हैं व्याख्या। ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर, बेल्जियम की यूरो, लेबनान की पाउंड और बांग्लादेश की टका। यहां से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। प्रश्न संख्या 23 देख लेते हैं। भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है राष्ट्रपति द्वारा। इसमें थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति तथा कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग से सलाह देने के लिए एक केंद्रीय मंत्री परिषद का गठन करता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अतः भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये जो मंत्री नियुक्त किया जाते हैं वो तो किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन इनका प्रमुख कौन होता है? ये होता है प्रधानमंत्री। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24 की कमी से सूखा रोग हो जाता है। कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स सूखा रोग हो जाता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश की किरणें होती हैं, इसलिए इसे धूप का विटामिन कहते हैं। मक्खन, जिगर, गुर्दे, अंडे की जर्दी, मछली के तेल आदि में यह मिलता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में स्थित है, कहां पर है ये? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। कहां पर है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कुछ इस तरह है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एलाइनिंग द वर्ल्ड फ्रांस के लोगों की संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को दोस्ती का उपहार था और इसे स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 28 अक्टूबर 1886 को संयुक्त राज्य अमेरिका को समर्पित किया गया था। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम गृह मंत्री और स्वतंत्रता संग्राम कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल 1857 इनका जन्मदिन था, 1950 में इनकी मृत्यु थी, की एक विशाल प्रतिमा है। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 192 मीटर यानी कि 597 फीट नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहां से इतनी जो है जानकारी हमें मिल जाती है। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और यहां पर क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो वो कहां है?
ये हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ये हिंदुस्तान में है।